अनुपमा आलोक के लिए अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। आलोक उसका बेटा है। आलोक बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो अपनी अम्मा की तकलीफ समझता है, इसीलिए वो अपनी अम्मा से कभी कुछ नहीं कहता। आज आलोक घर से शाम से निकला था मंदिर की सफाई के काम में पंडित जी को मदद करने के लिए। अंधेरा बहुत हो गया था, घरों में रोशनी होने लगी थी, लोगों के घर में दिए जलने लगे थे, पर आलोक का कोई अता पता नहीं था। आज धनतेरस का दिन था। जब अंधेरा हो गया तो बुझे मन से अनुपमा चिंतातुर होकर उठी और तुलसी के चौरे पर दिया रखाई। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अब घर अकेला छोड़कर अंधेरे में मंदिर भी तो नहीं जा सकती मैं उसकी खबर लेने के लिए। अनुपमा की चिंता का आर पार नहीं था। अनुपमा के पति राहुल की एक दुकान थी। भोपाल की एक नवनिर्मित कॉलोनी में दाल रोटी अच्छी चल रही थी। राहुल ने मिसरोद में 1-2 कमरे का मकान और आगे पीछे थोड़ी जमीन भी ले ली थी। उस मकान को बनवाने के चक्कर में अपनी एक्टिवा भी बेच दी थी। अब वो साइकिल से ही दुकान जाता था। कोई 5 साल पहले सड़क एक्सीडेंट में राहुल की असामयिक मृत्यु हो गई। अनुपमा पर तो जैसे बिना मेघ के वज्रपात हो गया था। 5 साल का छोटा बच्चा आलोक आगे पहाड़ सी जिंदगी कैसे बिताएगी वो। उस समय गांव के लोगों ने और मंदिर के पुजारी जी ने बहुत सहारा दिया था। गांव के धनाढ्य वर्ग ने उसे अपने घरों में खाना बनाने के लिए रख लिया था। ऐसे ही धीरे धीरे अनुपमा की जिंदगी संभली। गनीमत थी कि ईश्वर ने सिर पर छत दे दी थी। आलोक अब पाठशाला जाने लगा। उसे पुजारी जी ने धीरे धीरे अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ा पढ़ा कर पक्का कर दिया। पढ़ाई में बहुत तेज निकला आलोक। मंदिर के पुजारी जी को आलोक बाबा का संबोधन देता था। आलोक ने जब देखा कि बाबा अकेले ही तीज त्योहार पर मंदिर की सफाई करते हैं, तो वो भी हर साल उनका साथ देता और सफाई में हाथ बटाता था। इस साल भी धनतेरस की सफाई के लिए वो दोपहर से ही मंदिर गया था। देर हो रही है, आते ही भूख लगेगी उसे। अनुपमा ने सब्जी चढ़ा दी थी, पर नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी उसकी। अम्मा बहुत देर हो गई मुझे आज। दरवाजे पर हांफता पसीने से लथपथ आलोक खड़ा था। चल कोई नहीं, जल्दी से जा, हाथ पांव धोकर आ, खाना खाते खाते बात करना। अनुपमा थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी। अब बता कहाँ हो गई इतनी देर। एक तरफ रोटियां सेकते सेकते अनुपमा ने आलोक से पूछा था। अम्मा वो मंदिर का बगीचा पहले साफ किया, फिर हमने पौधों की कटाई भी करी। उसके बाद पौधों के सामने जो ईंटें लगी हैं वहाँ पुताई करी, फिर मंदिर की भी सफाई किया। उसके बाद मैंने सोचा जब सब कुछ हुआ है तो बाबा जी की कोठरी को क्यों नहीं पोता जाए, तो वहाँ पर उसको भी पोत दिया। यही सब करने में देर हो गई अम्मा। आलोक मुस्कुराकर बोला था। मैंने आंगन पोत लिया है आलोक, कल तू जाकर 2-4 दिए ले आना कुम्हार भैया के पास से। आलोक तुझे नहीं लगता कि हम लोग भी बिजली के बल्ब लगाएं, लड़ियां सजाएं घर में। तेरे बापू तो समय से पहले ही चले गए। आज अगर वो होते तो अपनी हालत इतनी तो हो ही जाती कि बिजली की लड़ियां लगा सके। रोटियां सेकते सेकते अनुपमा आंसू पोंछने लगी थी। देखो अम्मा, जो ईश्वर को मंजूर है वो हो गया। मेरे मन में क्या आता है पता है अम्मा, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और जो भी नौकरी मिलेगी करूँगा और खूब मेहनत से करूँगा, पैसे बचा लूँगा। और फिर यूं ही मैडम लोगों के घरों का अचार और बड़ी और पापड़ बना देती है ना, वो इतनी तारीफ करते हैं तेरी, हम उसी बड़ी अचार पापड़ की दुकान भी खोल लेंगे अम्मा। तू ऐसे ही खाना बनाकर जल्दी आ जाना, फिर मैं अपनी दुकान चला जाऊंगा और तू इस दुकान पर बैठ जाएगी। फिर बता अम्मा अपनी ज़िंदगी कितनी मज़ेदार होगी। और देख, बापू ने अपने सिर पर छत तो बना ही दी ना। रोटी का पहला कौर तोड़कर सब्जी में डालकर मुंह में डालने ही वाला था आलोक कि एक जोर से धड़ाम की आवाज़ आई। 2 वाहन शायद आपस में टकरा गए थे। हाथ की तोड़ी हुई रोटी थाली में रखकर आलोक तीर की तरह भागा बाहर की तरफ। अरे बाहर क्यों जा रहा है, कोई गाड़ी टकरा गई होगी किसी गाड़ी से, तो खाना खा ले बच्चे, अनुपमा चिल्लाकर बोली थी। परंतु उसको बोले गए शब्द सुनने के लिए आलोक वहाँ नहीं था। वो फाटक के बाहर जा चुका था अपने हद की जमीन को घेरने के लिए। अनभ्यस्त हाथों से आलोक ने बांसों को जोड़ तोड़कर जो एक बाड़ बनाई थी, उसमें एक फाटक भी लगाया था बाहर निकलने के लिए।
अपने हाथों से उस फाटक को उठाकर खिसकाना होता था। फाटक को खिसकाते ही आलोक के पांव से कुछ हल्की सी चीज टकराई थी। उस वस्तु को हाथों में उठाकर आलोक के नज़र डालते ही वो खुद जड़वत हो गया था। एक छोटा सा पर्स था जिसमें आधा जिप लगा हुआ था और अंदर से ढेर सारे रुपए बाहर झांक रहे थे। आलोक ने चुपचाप उसको अपनी जेब के हवाले कर लिया। बाहर लोग जुड़ने लगे थे। जिस गाड़ी को धक्का लगा था सिर्फ वो गाड़ी ही खड़ी थी और धक्का मारने वाली गाड़ी रफू चक्कर हो गई थी। धक्का इतनी जोरों से था कि पीछे का हिस्सा चपट गया था। धक्के से दरवाजा अपने आप खुल गया था, जिसमें एक महिला जो शायद दरवाजे से टिक कर बैठी थी। दरवाजा खुलते ही बाहर लुढ़क कर गिर पड़ी थी। लुढ़कती हुई थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गई थी। गाड़ी का ड्राइवर भी थोड़ा घायल था, परंतु दौड़कर आकर महिला की गोद में रखे खुले वाले पर्स में से जो सामान बाहर फैला था वो जल्दी जल्दी बटोर कर पर्स में रख रहा था। लोग मोबाइल का टॉर्च जलाए उसकी मदद कर रहे थे। ड्राइवर बार बार मैडम उठिए कहता जा रहा था। ड्राइवर ने एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ आलोक ने पकड़ा। तब महिला धीरे धीरे उठी और कार में बैठती हुई बोली, ड्राइवर सीधे घर चलना, डॉक्टर साहब को घर में ही बुला लेंगे। ड्राइवर ने उन्हें उनका पर्स पकड़ाया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि आलोक ने मैडम के हाथ में कुछ रख दिया और कहा, मैडम ये नीचे गिर गया था, आप रख लीजिए, ये आपका है। मैडम ने आधी खुली आंखों से उसे देखा तो मैडम की आंखें पूरी खुल गईं। इससे पहले कि मैडम कुछ बोलती, आलोक ने सशब्द कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर ने कार चला दी और कार चली गई। वहाँ खड़े लोग जाती कार को देखते रह गए। जब कार वालों ने ही पुलिस को नहीं बुलाया तो तमाशबीन क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ते। सभी आपस में बातचीत करते अपने घर की ओर चले गए। अनुपमा और आलोक की धनतेरस इसी आपाधापी में बीती। क्या हुआ था रे? स्वाभाविक उत्सुकतावश अनुपमा ने पूछ लिया था आलोक से। तुमने सही कहा था अम्मा, 2 गाड़ियों में टक्कर थी। जिस गाड़ी को टक्कर लगी थी वो तो बिल्कुल चपट गई थी। इतनी जोर से धक्का लगा कि उस धक्के में गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और एक महिला बाहर गिरी। सब कुछ उसका उलट पुलट हो गया। पर्स भी खुल गया, सामान बाहर निकल गया। वो ड्राइवर और लोग टॉर्च की रोशनी में सब बटोर के उसको दे दिए। ड्राइवर ने और मैंने 2 तरफ से हाथ पकड़कर उस मोटी महिला को गाड़ी में बैठाया। वो ड्राइवर से बोली, सीधे घर चलो। वहाँ खड़े लोगों ने सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। फिर आपस में बोलने लगे कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वही नहीं पुलिस के पास जा रहा है, तो फिर हम लोग क्यों माथापच्ची करें। कहकर सब घर चले गए। आलोक बोलकर चुप हो गया। फाटक खोलकर पाँव के पास जो पर्स रुपयों से भरा उसे मिला था उसने वापस कर दिया। वो बात उसने अम्मा से नहीं बताई। उस रात आलोक सो नहीं पाया। मन में द्वंद्व चलता रहा। क्या उसने सही किया? दूसरे दिन छोटी वाली दिवाली थी और अनुपमा को 2 दिनों की चिट्ठी मिली थी। घर के आंगन की लिपाई पुताई करके सारा दिन काम में ही बीता। शाम को दिए घर के आंगन में और तुलसी के चौरे में जमा कर रख दिए। आलोक ने जी भर के देखा, उसका घर जगमगा रहा था। अपने घर के अंदर फाटक के पास खटिया लगाकर अनुपमा बैठी थी और उससे टिककर आलोक बैठा था। कहने को तो दोनों दूर खड़ी इमारतों पर लटकती बिजली की लड़ियों की रोशनी देख रहे थे और खुश हो रहे थे। उनके मन में क्या चल रहा था ये तो वो खुद ही बता सकते थे, या परमपिता परमात्मा। अनुपमा की पलकें बार बार गीली हो रही थी और वो अपने पल्लू से उसे पोंछ रही थी। वो सोच रही थी कि मेरा बच्चा इसके बापू के जाने के बाद से असमय ही बड़ा हो गया। समय ने इसका बचपन ही छीन लिया। ये कभी किसी बात की जिद ही नहीं करता, ना तो नए कपड़ों की गुहार लगाता है और ना ही पटाखे और मिठाइयों की बात करता है। काम वाले घरों में जो कुछ दे दिया वो मिल बांट कर मेरे साथ ही खाता है, परंतु कभी अपने मुंह से ये नहीं कहता कि अम्मा एक जोड़ी कपड़ा तो दिला दे। इधर आलोक के मन में तो विचारों की जैसे आंधी उठ रही थी। धनतेरस की रात के बाद से ही वो अपने आप से ही सवाल करता और प्रत्युत्तर में उसका मन दूसरा सवाल कर देता। वो क्या सही क्या गलत सोच नहीं पा रहा था। एक बार वो सोचता कि वो पैसों वाला पर्स लौटा कर उसने अच्छा किया। दूसरी बार वो सोचता कि अम्मा ने चोरी का सामान रखने को मना किया था, पर वो पर्स उसने चोरी तो नहीं की थी। वो पर्स तो संभवतः उस महिला के गिरने से
उसके बड़े वाले पर्स में से उछलकर बाहर गिरा था। वैसे उसने वो उठाकर उस महिला को वापस ही कर दिया था। अगर वो वापस नहीं करता उस पर्स को तो क्या वो चोरी कहलाती? हरगिज नहीं। कितने काम बन सकते थे उसके उन पैसों से। कितने दिन से अम्मा ने कभी नई साड़ी नहीं पहनी और खरीदी। बस भाई लोगों ने जो दे दिया वही पहनती हैं। जो पैसे होते उन पैसों से अपनी अम्मा के लिए 2 जोड़ी कपड़े सबसे पहले खरीदता, फिर अपनी पाठशाला की नई यूनिफॉर्म अवश्य खरीदता, फिर मंदिर के पुजारी बाबा जी अपनी धोती को सिल सिल कर पहनते हैं, उन्हें भी एक जोड़ी नई धोती दिलवा देता। तुरंत उसका मन बोलता, छी छी, अम्मा ने जो कहा उसका कभी प्रतिवाद करना चाहिए क्या? अम्मा कभी गलत नहीं बोलती। वो जो भी बोलती हैं हमारे भले के लिए बोलती हैं। बिजली की लड़ियों को देखते माँ बेटा गंभीर चेहरा और मन में झंझावत लिए काफ़ी देर बैठे रहे। अम्मा की बनाई 2-4 पूरी और आलू की तरकारी खाने में भी आलोक का मन नहीं लगा। बड़ी दिवाली भी दूसरों के घरों की रोशनियाँ और दूसरों के घरों के सामने जलते रंग बिरंगे पटाखे देखते ही बीत गई। जिंदगी फिर चल पड़ी। आलोक के मन का झंझावत वक्त के साथ थोड़ा कम तो हुआ था, पर अभी भी उसका मन कचोट रहा था कि काश उसने वो पर्स उस महिला को ना लौटाया होता। उस दिन मंदिर के बाबा जी ने आलोक से कहा कि दियों की बाती बनाकर रख ले बेटा, कल देव उठनी 11 है, कल पूजा में भी देर होगी। चल मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ। ढेर सारी रुई लेकर बाबा जी और आलोक बैठे बैठे बाती बना रहे थे और बाबा जी पुरानी कथाएं आलोक को सुना रहे थे। एक कार के रुकने की आवाज़ से बाबा जी और आलोक का ध्यान बट गया। एक धनी महिला कार से उतरी। 2 अन्य महिलाओं ने उसके हाथों को पकड़कर धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलना प्रारंभ किया। पीछे एक आदमी बड़ी सी थालपोश ढकी थाली लेकर चल रहा था। आलोक को पता नहीं क्यों लगा कि उस थालपोश ढकी थाली को जो पकड़ा है उसको कहीं देखा है उसने। महिलाएं मंदिर के काफ़ी करीब आ गई थी तो बाबा जी उठकर खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। 2 महिलाएं पकड़ कर ला रही हैं। बेचारी बहुत अस्वस्थ दिखती है। इतने गहने पहने हैं बाबा रे, बहुत ही अमीर दिखती है। माथे पर अभी भी पट्टी बंधी है। आलोक सोच रहा था। तभी पीछे थाली लाए हुए इंसान की तरफ चेहरा घुमाते ही आलोक को लगा कि ये वही ड्राइवर है जो उस दिन मैडम उठिए बोल रहा था और उनका सामान बटोर कर उनके पर्स में रख रहा था। अब तो आलोक के हाथ रुक गए थे, बत्ती बनाना भूल ही गया था। उसे लगा कि ये वही महिला है जो उस दिन कार से लुढ़क कर नीचे बेहोश हो गई थी। आलोक भी धीरे से पुजारी बाबा के पीछे से जाकर झांकने लगा उन सबको। अस्वस्थ और चलने में असमर्थ वो महिला मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी। उसकी परिचारिकाएं भी उसे के पांव के पास सीढ़ियों पर बैठ गई थी। पुजारी जी, ये जो परात भरी मिठाई है उसे कल भगवान को उत्सर्ग करके जो भी लोग दर्शन के लिए आते हैं उनमें बंटवा दीजिएगा। यहाँ थोड़ी दूर पर मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था धनतेरस के दिन। मैं मरते मरते ही बची हूँ। कमजोरी अभी भी बहुत है। शायद भोलेनाथ ने मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए ही ये एक्सीडेंट करवाया था। बोलते बोलते ही उस महिला की नज़र पुजारी जी के पीछे से झांकते आलोक पर पड़ी। तुम यहाँ कैसे बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। घर में नौकरों पर हुक्म चलाने वालों की आवाज़ में हुक्म चलाने का तरीका रच बस जाता है। बीमारी में भी वो रुतबा कायम रहता है। इधर आओ। सुनकर आलोक बहुत घबरा गया था। बाबा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच बोल रहा हूँ। बाबा जी का कुर्ता कस के पकड़ आलोक बाबा जी की मुंह की तरफ देखकर बोला था। थकान और कमजोरी के मारे वो धनी महिला मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी। उनकी दोनों परिचारिकाएं अभी उनके पांव के पास ही बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने पंडित जी के पीछे से आलोक को देखा तो उन्होंने फौरन उसका परिचय पंडित जी से पूछा और उसे अपने पास बुलाया। मारे घबराहट के आलोक पंडित जी का कुर्ता कस के पकड़े वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। जा बेटा, आलोक बुला रही है मैडम। पंडित जी ने थोड़ा खींचकर आलोक को सामने किया। आलोक अभी भी पंडित जी का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी आ गए थे। उस धनी महिला ने स्नेह आलोक के सिर पर हाथ फेरा। आलोक को लगा जैसे उनके उंगलियों की पोरों से और आंखों से स्नेह छलक रहा है।
आज मैं आपको बहुत कुछ बताने आई हूँ पंडित जी। आप मेरी तरफ से ईश्वर से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना। ईश्वर के सामने खड़े होने की मेरी औकात ही नहीं है। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने उन सब का दुरुपयोग किया। नहीं नहीं मैडम, आप जो कह रही हैं वो सच नहीं है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों की गलतियों को मन में नहीं रखते। अगर आप सच में मन ही मन दुखी हैं अपनी करतूतों पर, तो आप जहाँ बैठी हैं वहीं पर बैठकर हाथ जोड़िए और माफ़ी मांगिए और आपकी बात अवश्य ईश्वर तक पहुँचेगी। पंडित जी ने उन्हें भरसक दिलासा देने की कोशिश की थी, पर मैडम ने अपनी बात जारी रखी। पंडित जी की बात का कोई जवाब दिए बिना, मेरा पितृकुल बहुत धनी है, पर परिवार का आधार जो होता है प्यार, एक दूसरे पर भरोसा, बड़ों का सम्मान करना, ये सब मेरे परिवार में नहीं था और ना ही मुझे किसी ने सिखाया। पैसों के बल पर सब हो सकता है इस दुनिया में, यही मैंने जाना। शादी हुई तो वो भी बहुत धनी परिवार में, परंतु इस परिवार के जीवन मूल्य मेरे पितृकुल से अलग थे, जहाँ पर पैसों की अहमियत इंसानों से अधिक नहीं थी। एक दूसरे के प्रति सम्मान, बड़ों की इज्जत करना, ये यहाँ था जिसे मैं बेवकूफ़ी समझती रही। बोलते बोलते हाफ गई थी मैडम। शरीर दुर्बल तो था ही, मानसिक रूप से भी उत्तेजित हो रही थी। तो पंडित जी ने लोटा भर कर पानी दिया। उन्होंने उसे पिया, फिर थोड़ी स्वस्थ हो गई तो बोलना प्रारंभ किया। इस बीच में आलोक पंडित जी से टिक कर बैठ गया था उन्हीं के पास। 2 बच्चे हुए, बड़े भी हो गए ईश्वर की कृपा से कि उन्होंने अपने घर के रीति रिवाजों को अधिक महत्व दिया और जाना। जिंदगी आगे चली, बच्चों की शादी ब्याह हो गए और अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए बच्चे। पति फिर व्यवसाय में लिप्त हो गए और सास ससुर पर लोग गमन कर चुके थे। अब मैं आज़ाद थी, क्लब जाती, मनचाहा काम करती, शराब पीती, जुआ भी खेलती। घर में नौकर थे ही काम करने के लिए। पर वो मैडम थोड़ी देर में चुप हो गई थी। पंडित जी, आलोक और दोनों परिचारिकाएं अवाक नेत्रों से मैडम की तरफ देख रही थी। उस धनतेरस के दिन भी मैं शराब पीकर जुआ खेलकर घर लौट रही थी, जब पीछे से एक गाड़ी ने धक्का मार दिया जोर से। उसी धक्के में गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मैं नशे में धुत लुढ़कते नीचे चली गई। थोड़ी देर को तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे थोड़ा होश तब आया जब मुझे मेरा ड्राइवर उठिए मैडम कह रहा था और मेरा सामान बटोर कर मेरे पर्स में रख रहा था। उस पर्स में मेरे सोने के 3 तोले के 2 हार थे। जुए में जीते हुए ढेर सारे रुपए थे। पता नहीं क्या सोचती हुई मैडम फिर से चुप हो गई थी। काफ़ी देर तक उन्होंने अब दूसरी बार नज़र घुमाकर आलोक की तरफ देखा था। एक तरफ से ड्राइवर ने और दूसरी तरफ से किसी और ने पकड़कर मुझे धीरे धीरे कार की पिछली सीट पर बैठा दिया था। फिर से खून बह रहा था और दर्द के मारे नशा हिरन हो गया था। कराते हुए बड़ी मुश्किल से मैंने ड्राइवर को सीधे घर चलने के लिए कहा था। दरवाजे को बंद करते हुए इसी लड़के ने एक चीज़ मेरे हाथों में रख दी थी। उसे देखकर मेरा रहा सहा नशा भी छूट गया था। जुए में जीती हुई सारी रकम वैसी की वैसी ही पर्स में मेरे हाथों में इसी बच्चे ने रख दिया था। मैडम ने लोटे से फिर थोड़ा सा पानी पिया। काफ़ी देर तक मैडम चुपचाप बैठी रही, जमीन की तरफ देखती रही। पुजारी जी ने एक भी सवाल नहीं किया। उन्हें पता था कि मैडम का कथन अभी अधूरा है। घर जाकर पति की डांट और डॉक्टर की मरहम पट्टी, इंजेक्शन, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई कि यही पैसा जिसके घमंड में मैंने कभी ड्राइवर को उसके नाम से नहीं पुकारा, कभी उसे बेटा कहकर नहीं पुकारा, उसी ड्राइवर ने सारा मेरा माल मुझे लौटाया। वो चाहता तो सोने के 2 हार वो रख सकता था। मैं कुछ बोल भी नहीं पाती, यही सोचकर कि शायद वहीं गिर गया हो और लोगों ने उठा लिया होगा। जब जब मुझे इस बच्चे का चेहरा याद आता, मेरी आत्मा मुझे कचोटने लगती और कहती कि तुझसे अच्छा तो वो बच्चा है जिसका ईमान इतना तगड़ा है कि इतने ढेर सारे रुपए भी उसे डिगा नहीं सके। मैडम फिर उत्तेजित होकर हाँफ रही थी। ना पंडित जी कुछ बोले, ना ही परिचारिकाएं कुछ बोली। सब चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में मैडम शांत हो गई और फिर बोलने लगी, डॉक्टर की दवाइयाँ, इंजेक्शन सब बेकार हैं। तबीयत तो सुधरती गई परंतु मन का चैन खो गया। मुझे दिन रात नींद नहीं आती। मेरी अंतरात्मा कचोटती धिक्कारती। बात करने के लिए तो कोई था ही नहीं मेरे पास।
ना मेरे पति ना नौकरों में कोई। मैंने वो हिसाब रखा ही नहीं था कि किसी से अच्छे से बात करूं तो वो भी मुझसे बात करे। मेरे नींद न आने से दूसरी शारीरिक समस्याएं भी उठने लगी थी। एक दिन मेरे पति की अनुपस्थिति में डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि दिन रात मैडम आप कुछ सोचती हैं, क्या सोचती हैं? आज मुझे बताइए तो ज़रा, मैं तब आपका इलाज करूँगा। मैडम बारी बारी सबका मुंह देख रही थी, कभी पंडित जी का, कभी परिचारिकाओं का और कभी आलोक का। सभी लोगों की आंखें मैडम पर टिकी थी। मैडम का ड्राइवर भी थोड़ी दूरी पर सीढ़ी पर ही आकर बैठ गया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी पंडित जी, मैंने बच्चों की तरह रोते रोते सारी बातें डॉक्टर साहब को बता दी। हमारे अधेड़ से फैमिली डॉक्टर ने धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, देखिए मैडम, अच्छा किया आपने सारी बातें बता दी। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप चाहती हैं कि रात को बगैर गोली खाए सोएं, तो जाकर उस बच्चे को और अपने ड्राइवर को वो सब बोलिए जो आपका मन कहता है। उनको थैंक यू बोलिए, जो मर्जी उन्हें गिफ्ट दीजिए। उनको ये समझ में आए कि आप दिल से उनकी आभारी हैं। अब आप क्या करेंगी और कैसे करेंगी ये आप खुद सोचिए। फिर देखिए, किसी टैबलेट की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अब वो धनी महिला मुस्कुरा रही थी, पर ज़मीन पर ही नज़र थी उनकी। काफ़ी देर कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपनी बातों का सूत्र फिर पकड़ा। सबसे पहले तो मैं पंडित जी अपने घर के मंदिर में गई, जो मैंने सालों से नहीं किया था। परमपिता से माफ़ी मांगते मांगते फिर रो पड़ी। बहुत देर रोती रही। अब मेरा मन शांत हुआ। शायद परमपिता ने ही मेरे दिमाग में ये विचार दिया कि जो हार तुझे उसने लौटा दिया वो उसे ही दे दे, और जो रुपए उस बच्चे ने तुझे लौटाए वो भी उस बच्चे को दे दे। कम से कम जिंदगी में थोड़ा बहुत तो उनके काम लग ही जाएगा। फिर मैंने परमपिता को प्रणाम करके ये सारी मिठाइयाँ इसी मंदिर में लेकर आई। मुझे समझ में आया कि यहीं आकर मुझे पता लगेगा वो बच्चा कौन था, इसीलिए मैं यहाँ आई। अब मैडम मुस्कुराकर आलोक की तरफ देख रही थी। आलोक को उंगलियों से इशारा करके उन्होंने बुलाया। आलोक धीरे धीरे डरते डरते थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आलोक। आलोक का जवाब सुनकर सभी के चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। मुझे तो तुम्हारा नाम आलोक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बेटा आलोक, ये ना तुम जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि एक दादी आई थी, उन्होंने मुझे दिया है तुमको देने के लिए। वही रुपयों से भरा पर्स उन्होंने आलोक को देना चाहा। अब आलोक वापस घबरा के पंडित जी के बाबा के पास छुप गया। तुम अगर ये नहीं लोगे तो मैं फिर रो दूंगी बेटा आलोक, खूब प्यार से उन्होंने आलोक से दोबारा कहा। तब आलोक ने धीरे से वो पर्स लिया। कितनी देर लगा दी बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। घबराती हुई अनुपमा खड़ी थी, आलोक और पंडित जी की तरफ देखती। आप आलोक की माता जी हैं? मैडम ने खूब स्नेह से भरकर पूछा था। ड्राइवर और दोनों परिचारिकाएं तनिक आश्चर्यचकित होकर मैडम की तरफ अब भी देख रही थी। उनके लिए मैडम का ये परिवर्तन अप्रत्याशित था। मैडम का एक अलग ही चेहरा, एक अलग ही रुतबा और एक अलग ही स्वभाव आज तक उन्होंने देखा था और महसूस किया था। जी, अनुपमा भी थोड़ी घबराई हुई सी मैडम की तरफ देख रही थी। बहुत ही संस्कारी बच्चा है आपका आलोक, जिंदगी में खूब तरक्की करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मैडम उठने लगी थी और उन्होंने धीरे से दोनों परिचारिकाओं का नाम लेकर पुकारा था। प्रेमा और उषा बेटा, अब हम अपने घर चलेंगे। महेश बेटा, गाड़ी घुमा कर ले आओ। एक सेकंड में जैसे महेश और उषा प्रेमा सच्चाई की धरातल पर उतर आए थे। खूब स्नेह से दोनों ने मैडम को दो तरफ से पकड़ा था और मैडम सीढ़ियाँ उतर रही थी। इस बीच में आलोक ने अपनी अम्मा को वो पर्स दिया था और संक्षेप में सब कुछ बता दिया था। मैडम सुनिए सुनिए, ये नहीं चाहिए मैडम, हमें ये नहीं चाहिए। ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, और उस दिन आलोक ने जो आपकी मदद की थी वो तो एक इंसान होने के नाते फर्ज था उसका। अनुपमा ने वो पर्स मैडम की तरफ बढ़ा दिया था और मैडम गाड़ी में बैठ चुकी थी। ये मैंने बहुत प्यार से आलोक को दिया है, मेरे प्यार को मत ठुकराओ आलोक की अम्मा, मैडम ने भर्राए गले से अनुपमा से कहा था और हाथ जोड़ लिए थे। इस बीच में पंडित जी भी आकर खड़े हो गए थे। अनुपमा बेटा, इसे मत ठुकराओ। अगर कोई उम्र में बड़ा इंसान प्यार से कुछ देता है, उसी प्यार से उसे स्वीकार करो बेटा,
ईश्वर का प्रसाद समझकर पंडित जी ने अनुपमा के सिर पर हाथ फेरा था और कार आगे हो गई थी। अनुपमा कभी पर्स को देखती और कभी पंडित जी के चेहरे की ओर और कभी बाहर से प्रभु भोलेनाथ की शक्ल। 10-15 दिन बाद पूरे मोहल्ले में एक खबर फैल गई थी कि मंदिर के बाजू की एक नई दुकान खुली है, प्रभु कृपा भंडार। यहाँ पर अपनी अनुपमा पापड़ अचार बड़ी सब रख रही है। दुकान सिर्फ दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक खुली रहेगी। महिलाएं थोड़ी निश्चिंत हो गईं कि अनुपमा कम से कम उनके यहाँ खाना बनाना छोड़ेगी नहीं। इस तरह अनुपमा ने दुकान, घर और अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। आलोक अब बहुत खुश रहने लगा था। वो दुकान पर बैठता था और बहुत अच्छे से दुकान को भी संभाल रहा था। आलोक को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे दुकान खोलकर उसका सपना ही पूरा हो गया हो। वो छोटा जरूर था लेकिन बहुत ही समझदार था। दोनों माँ बेटे अब अपनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया और अनुपमा ने अपनी दुकान बड़ी कर दी। अब उसने लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब दुकान का काम ही उसके पास बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि अब उसको बड़ी और पापड़ के बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे, इसीलिए उसने 2-3 महिलाओं को और काम पर रख लिया था। आज धनतेरस थी। अनुपमा को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। आज के दिन ही आलोक उन मैडम से मिला था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। आज भी आलोक उन मैडम के घर जाता है और उनको बड़ी और पापड़ देकर आता है। वो मैडम भी आलोक को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और आलोक को भी उनसे मिलकर अच्छा लगता है। वो मैडम आलोक को अपना बेटा मानने लगी थी और आलोक भी उन्हें आंटी कहकर बुलाने लगा था। अनुपमा मन ही मन में धन्यवाद करती और उन्हें हमेशा खुशियाँ मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती। अनुपमा के साथ जो महिलाएं काम कर रही थी उनको अनुपमा ने धनतेरस और दिवाली के लिए अलग से पैसे दिए थे, क्योंकि जो तकलीफ़ उसने और आलोक ने झेली थी वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ काम करने वाली महिलाएं भी उस तकलीफ़ को झेले। अनुपमा चाहती थी उसके साथ काम करने वाली सभी महिलाएं दिवाली में अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाएं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।